तो ये देखिए यहाँ कुछ रेखाएं हैं। यह है एक सीधी रेखा, यह है क्षैतिज और यह है ऊर्ध्वाधर। क्या यह भी एक सीधी रेखा है? नहीं, यह थोड़ी घुमावदार है। और यह थोड़ी और घुमावदार है। और इसे देखिए, यह तो पूरी जलेबी की तरह घूमी हुई है। क्या इन सभी रेखाओं को रेखा कहना उचित होगा? इन सबको भी? इन सब के लिए एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें हम वक्र कहते हैं। आइए हम थोड़े से और वक्र देखें। यह है एक सितारा, एक गोला। चलिए अब इनमें से हम बंद वक्रों को पहचानें। बंद वक्र कौन से होंगे? बंद वक्र वे होंगे जो जहां से शुरू हो वहीं पर खत्म हो, उनका कोई भी किनारा खुला ना छोड़ा गया हो। क्या यहां पर कोई बंद वक्र है? यह एक बंद वक्र है, यह भी एक बंद वक्र है, और यह सितारा, यह भी बंद है, इसका भी कोई किनारा खुला छोड़ा नहीं गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ सरल वक्र। इस सितारे में एक रेखा ने अपने आप को ही बहुत बार काटा है, तो यह एक सरल वक्र नहीं है। सरल वक्र वह वक्र होते हैं जो अपने आप को नहीं काटते। क्या यह एक सरल वक्र है? यहां एक रेखा ने मुड़कर स्वयं को ही काट दिया है, तो यह सरल वक्र नहीं है। क्या यह एक सरल वक्र है? हाँ, इसने स्वयं को नहीं काटा है, इसने काट दिया है और इसने भी काटा है, तो यह सरल वक्र नहीं है। आप समझ गए होंगे, सरल भी और बंद भी। तो अब हम कुछ ऐसी आकृतियां देखते हैं जो सरल भी हों और बंद भी हों। इन आकृतियों को देखिए और बताइए कि क्या वे सरल भी हैं और बंद भी? हम ये मानकर चलेंगे कि इसने स्वयं को नहीं काटा है। क्या ये आकृति सरल है? इसने स्वयं को कहीं नहीं काटा, तो ये सरल है, और ये बंद भी है, कोई खुला किनारा नहीं है। यह आकृति, यह भी सरल भी है और बंद भी, यह भी और यह भी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? यह सरल नहीं है, स्वयं को काट रही है, और बंद भी नहीं है। यह आकृति सरल नहीं है, किंतु यह बंद है। इसके दोनों किनारे यहाँ पर मिला दिए गए हैं, तो यह एक बंद आकृति है। यहाँ देखिए, यहाँ केवल सरल वक्रों के द्वारा ही एक पेड़ की आकृति बना दी गई है। आइए देखें कुछ और आकृतियां। जिन आकृतियों को केवल सीधी रेखाओं से बनाया गया होता है और जो सरल भी हों और बंद भी, उन्हें हम बहुभुज कहते हैं। क्या यहाँ कोई बहुभुज है? क्या यह एक बहुभुज है? यह सीधी रेखाओं से बनाया गया है, सरल है और बंद है, तो यह एक बहुभुज है। क्या यह भी एक बहुभुज है? यह बंद है, यह सरल भी है, किंतु क्या यह सीधी रेखाओं से बनाया गया है? इसमें एक सीधी रेखा का प्रयोग हुआ है, किंतु एक रेखा घुमावदार है, तो यह बहुभुज नहीं है। बहुभुज होने के लिए सभी भुजाएं सीधी रेखाओं के रूप में होनी चाहिए। आइए कुछ और बहुभुज देखें। ये तीनों आकृतियां सीधी रेखाओं से बनी हैं, तो क्या ये तीनों ही बहुभुज हैं? यह बंद है, सरल है और सीधी रेखाओं से बना है, तो यह एक बहुभुज है। यह आकृति भी बंद है और सीधी रेखाओं से बनी है, और ये रेखाएं सरल भी हैं, तो यह भी एक बहुभुज है। यह आकृति सीधी रेखाओं से बनी है, किंतु यह सरल नहीं है, यहाँ रेखाओं ने दूसरी रेखा को काट दिया है। यह बंद है, किंतु फिर भी यह बहुभुज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सरल नहीं है। आइए हम कुछ और बहुभुजों को देखें। क्या आप इसे पहचानते हैं? और इसे?
यह एक वर्ग है और यह एक आयत है। क्या यह भी एक बहुभुज है? और यह, इसकी कितनी भुजाएं हैं? क्या यह भी एक बहुभुज है? आप बता सकते हैं कि ये बहुभुज अजीब क्यों लग रहे हैं? इसका कारण यह है कि ये सब बहुभुज उत्तल बहुभुज हैं और यह एक अवतल बहुभुज है। अवतल क्यों? अवतल बहुभुज को पहचानने का एक बहुत सरल तरीका है कि उसकी यदि किसी एक रेखा को बढ़ा दिया जाए तो वो दूसरी रेखा को काट देगी। जैसे इस बहुभुज में इसे बढ़ाने पर इसने यहाँ काट दिया। अगर इस रेखा को यूं बढ़ाया जाए या इसे यहाँ बढ़ाया जाए तो ये दूसरी रेखा को काट रही है। इस प्रकार से ये दोनों अवतल बहुभुज हैं। इन्हें पहचानने का एक और भी तरीका है। इनका कोई एक कोण 180 डिग्री से बड़ा हो जाता है। देखिए यह तो छोटा है, यह भी, किंतु यह कोण 180 डिग्री से बड़ा हो गया है। इसी प्रकार इस बहुभुज में भी यह वाला कोण 180 डिग्री से बड़ा हो गया है। इन्हें पहचानने का एक और तरीका भी है। उसके लिए हमें इसके विकर्ण मिलाने होंगे। यदि मैं इस विकर्ण को मिलाऊं तो यह बहुभुज के अंदर ही है, किंतु यदि इस विकर्ण को मिलाया जाए तो यह विकर्ण बहुभुज के बाहर पड़ रहा है। तो जिस बहुभुज का कोई विकर्ण उसके बाहरी भाग में पड़ रहा हो वह बहुभुज अवतल बहुभुज कहलाता है। तो आज हम केवल उत्तल बहुभुजों के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम कुछ बहुभुज स्वयं बनाकर देखते हैं। क्या आप बना सकते हैं एक बहुभुज? एक बहुभुज बनाने के लिए हमें कितनी रेखाओं की आवश्यकता होगी? क्या एक रेखा से बहुभुज बनाया जा सकता है? नहीं। तो क्या दो रेखाओं से बहुभुज बनाया जा सकता है? नहीं, क्योंकि यह तो खुला है। इसे बंद करने के लिए कम से कम एक और रेखा चाहिए। तो क्या तीन रेखाओं से बहुभुज बन सकता है? हाँ, हम तीन रेखाओं से तो एक बहुभुज बना सकते हैं। क्या आप इसका नाम जानते हैं? आप इसे अच्छे से पहचानते हैं। यह है एक त्रिभुज। त्रिभुज में कुल कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं। क्या हम इसकी एक और भुजा बढ़ाकर नया बहुभुज बना सकते हैं, यानी 4 भुजाओं वाला? बिल्कुल बना सकते हैं। इसे आप क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे चतुर्भुज। और यदि किसी बहुभुज में 5 भुजाएं हो तो उसे आप क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे पंचभुज। 6 भुजाओं वाले बहुभुज को इसी प्रकार से 6 भुजाएं, 7, 8, 9 या 10 भुजाओं वाले भी बहुभुज हो सकते हैं। और उनके नाम क्या होंगे? षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज और दशभुज। क्या उससे अधिक भुजाओं वाले बहुभुज भी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, किंतु हम इतनी दूर तक नहीं जाएंगे। हम अपनी चर्चा केवल चतुर्भुजों तक ही सीमित रखेंगे। तो चलिए आगे चलें। आइए अब हम जानते हैं इनके विकर्ण के बारे में। तो चलिए हम किसी बहुभुज का विकर्ण बनाते हैं। यह है एक त्रिभुज। क्या इसका विकर्ण बनाया जा सकता है? विकर्ण क्या होता है? विकर्ण एक ऐसी रेखा होती है जो किसी बहुभुज के 2 शीर्षों को आपस में मिलाती है, किंतु इसके तो तीनों शीर्षों को पहले ही मिला दिया गया है। तो अब हम इसका और विकर्ण तो नहीं बना सकते। तो चलिए हम एक चतुर्भुज लेते हैं। क्या इसका विकर्ण मिलाया जा सकता है? इसके 4 शीर्ष कौन कौन से हैं? मान लीजिए यह है A, B, C और D। A को D से मिला दिया गया है, A को B से भी मिलाया गया है, लेकिन क्या A को C से मिलाया गया है? नहीं। तो इसे मिलाकर हम एक विकर्ण प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें एक विकर्ण प्राप्त हुआ AC। क्या इसका कोई और विकर्ण भी बनाया जा सकता है? B को D से मिलाने पर एक और विकर्ण प्राप्त किया जा सकता है। इसका नाम होगा BD। तो चलिए अब हम इससे अगले बहुभुज पर चलते हैं, यानी पंचभुज। देखें उसके कितने विकर्ण बनते हैं। यहां हमने देखा कि केवल एक भुजा बढ़ाने पर हमें 2 विकर्ण प्राप्त हुए। तो एक भुजा और बढ़ाकर देखते हैं। यह है एक पंचभुज। A, B, C, D
ई। आइए इसके विकर्ण मिलाएं। ए को ई से पहले ही मिला दिया गया है, किंतु हम ए को डी से मिला सकते हैं। इसी प्रकार से ए को सी से भी मिला सकते हैं। ए को बी से मिला दिया गया है। चलिए अब बी की बारी। बी को ए से मिलाया गया है, तो चलिए हम इसे ई से मिला देते हैं। इसी प्रकार से डी से, सी से तो पहले ही मिला हुआ है। सी को किससे मिला सकते हैं? ई से मिला सकते हैं। क्या कोई और बिंदु है जिसे मिलाकर विकर्ण प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, सभी बिंदुओं को एक दूसरे से मिला दिया गया है। क्या आप जान सकते हैं यहां पर कितने विकर्ण बन गए हैं? 1, 2, 3, 4 और 5। यानी केवल एक भुजा बढ़ाने से हमें 3 और विकर्ण प्राप्त हुए। 4 भुजाओं के बीच में हमें मिले 2 विकर्ण और 5 भुजाएं होने पर हमें मिले 5 विकर्ण। तो क्या इसी काम को आगे बढ़ाएं, एक षटभुज बनाकर उसके विकर्ण बनाए जाएं, या फिर एक सप्तभुज या अष्टभुज? ऐसा कीजिए, ये काम आप स्वयं करके देखिए और उसके सारे के सारे विकर्ण भी मिलाकर देखिए। यहाँ पर मैं आपको एक सुझाव भी देती हूँ। उन विकर्णों को बनाते बनाते ही गिन लीजिएगा। यदि बाद में गिनने का प्रयत्न करेंगे तो चकरा जाएंगे। सचमुच करके देखिए। तो आइए देखें इन विकर्णों की सहायता से हम क्या क्या कर सकते हैं। यह है एक त्रिभुज। क्या आप जानते हैं इसके कोणों का जोड़ कितना होगा? हम सब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। यदि ये कोण है ए, ये बी और ये सी, तो a जमा बी जमा सी बराबर होगा 180 डिग्री। चलिए अब हम एक चतुर्भुज देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं इसके कोणों का जोड़ कितना होगा? यदि यह एक वर्ग होता, आप यह भी जानते हैं कि वर्ग के चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। यदि ये चारों कोण 90 डिग्री के हैं तो इनका जोड़ कितना होगा? 90 जमा 90 जमा 90 जमा 90 बराबर 360 डिग्री। तो इस प्रकार से इस चतुर्भुज के कोणों का जोड़ भी 360 डिग्री होना चाहिए। इसे सिद्ध करने के लिए हम इसके विकर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। आइए हम इसका विकर्ण मिला दें। अब आप देखेंगे कि यह चतुर्भुज 2 भागों में बट गया है और दोनों ही भाग एक त्रिभुज के रूप के हैं। ए बी सी यह हुआ पहला त्रिभुज और ए सी डी यह हुआ दूसरा त्रिभुज। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री। इसी प्रकार से इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का जोड़ होगा 180 डिग्री। इन सभी कोणों को मिला देने पर ही तो चतुर्भुज के कोण बने हैं। तो यानी चतुर्भुज के कोणों का जोड़ होगा 180 जमा 180 बराबर 360 डिग्री। आइए अब हम एक पंचभुज को देखते हैं। पंचभुज यानी 5 भुजाओं वाला बहुभुज। इसके कोणों के जोड़ के बारे में आप क्या कहेंगे? चलिए इसके भी विकर्ण मिलाकर हम इसे त्रिभुजों के रूप में विभाजित करते हैं। यह हुआ पहला विकर्ण, इससे हमें प्राप्त हुआ एक त्रिभुज। केवल एक विकर्ण और मिलाने पर हमें 2 त्रिभुज और प्राप्त हुए। अब यहाँ हो गए हैं 3 त्रिभुज। तो क्या आप बता सकते हैं इसके कोणों का जोड़ कितना होगा? एक त्रिभुज के कोण 180 डिग्री, दूसरे के भी 180 और तीसरे के भी 180, तो कुल मिलाकर हो गए 540 डिग्री। तो इस प्रकार से इन तीनों का जोड़ हुआ 540 डिग्री। यानी एक पंचभुज के कोणों का जोड़ होता है 540 डिग्री। तो क्या आप एक षटभुज या सप्तभुज के कोणों का जोड़ बता सकते हैं? इसी प्रकार से हम उनके कोणों की भी गणना कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी है। n-2 गुना 180। n-2 क्यों? n है यहाँ पर भुजाओं की संख्या, किसी भी बहुभुज के भुजाओं की संख्या। हमने देखा कि कोई बहुभुज बनाने के लिए कम से कम 3 रेखाओं की आवश्यकता होती है और एक त्रिभुज के कोणों का जोड़ है 180 डिग्री और इसमें भुजाओं की संख्या है 3। तो यानी n में से यदि 2 घटा दें, 1 गुना 180, एक त्रिभुज के कोणों का जोड़ होता है 180 डिग्री। उसके बाद एक एक भुजा बढ़ाने पर 180 डिग्री कोण बढ़ जाता है
तो इसलिए हमारा फॉर्मूला बना n-2 गुना 180 डिग्री। यह हमें किसी भी बहुभुज के कोणों का जोड़ बता देगा।